नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है और इसके अंदर हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा, अगर कोई रह गया है तो वो भी इसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको फ़ायदा ज़रूर दिलाएंगे। क्योंकि 10 ईयर के क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करके जाएंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलें तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, है ना। चलते मेरे साथ, आप भी अटेम्प्ट करते चलें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलेंगे हम लोग। जैसा कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, पार्ट सेकंड का आज हम शुरुआत कर रहे हैं 36 क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको रिएक्शन कवर कंप्लीट करनी है। पता है इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देंगे, ये प्लस माइनस आपको पता है। बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स द, जहां पे कहाँ ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स द कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस, यहाँ आएगा पार्शियल प्लस, और इनको ऐड कर दो अपोजिट चार्ज को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3, और इधर आ जाएगा अपने पास I। ठीक है, सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन Br2 के साथ हो रही है, तो वो भी हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट है। दैट मीन्स यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन या तो ये होगा या ये होगा। यहाँ पे Vr रेडिकल को आपको ऐड कर देना है, ध्यान से। यहाँ पे आपको Br रेडिकल को ऐड कर देना है, और इस जगह से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इसका होमोलिसिस हुआ होगा, ये भी रेडिकल और इसका भी होमोलिसिस होगा, तो एक HBr बाहर जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। ये NBS में भी होता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। और एलाइलिक पोजीशन जानते हो, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, ठीक है ना। इधर आ जाएं फिर से। अब यहाँ पे भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, Br2 हीट है। तो यहाँ पे देखते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, पर यहाँ रेडिकल के थ्रू होगा तो बेंजाइलिक कार्बन रेडिकल भी मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक H को CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे रेडिकल्स में, और यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल, जिस कार्बन पर रेडिकल आएगा वो कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा के हम यहाँ पे दिखाएं और यहाँ पे रेडिकल करें, तो यहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल होता है, तो हम लोग यहाँ पे Br को ऐड कर देंगे। तो एक H, जो H यहाँ से रिप्लेस होगा वो Br रेडिकल के साथ क्या बना लेगा, यहाँ भी HBr। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, फाइनली मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे मिलेगा ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे H रिप्लेस करके हमने क्या बनाया होगा, यहाँ ये रेडिकल बनाया होगा, जो कि सेकेंडरी बेंजाइलिक रेडिकल है, स्टेबल होता है। इसी जगह पे Vr रेडिकल अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ था, सेकेंडरी बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल, जो कैसा होता है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन का रेडिकल है, तो वो कैसा होगा, बेंजाइलिक रेडिकल, और वो दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी बेंजाइलिक रेडिकल होगा, तो वो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहीं पे हम ब्रोमीन रेडिकल को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले पीछे है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन आप बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन आपने बनाया, ये बेंजीन बन गई, ये क्लोरोबेंजीन बन गई। और फिर कह रहा है 2,4 पे डाइनाइट्रो है, तो अगर क्लोरोबेंजीन का ये 1 है तो इसके 2 पे और 4 पे 2 नाइट्रो लगा दो, NO2 और NO2। तो ये हमारे पास हो गया 2,4
डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलें नेक्स्ट। कह रहा आउट ऑफ दिस एंड दिस, इसको मैं ए कंसीडर कर ले रहा हूं, इसको मैं बी कंसीडर कर ले रहा हूं। कह रहा विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, आपने कार्बन के टाइप पढ़े थे, उसमें कार्बन में वो एलाइलिक हैलाइड आपने पढ़ा था। तो एलाइलिक कार्बन अगर आप जानते हो तो एलाइलिक हैलाइड भी आप जानते होंगे। एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक कार्बन क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक बोलते थे, एलाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक कार्बन पे लगा हुआ हैलोजन क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा हुआ, ठीक है, तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो आप देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, यस, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, यस। तो ए वाला हमारे पास क्या हुआ, ये एलाइलिक हैलाइड, ये क्या हुआ, एलाइलिक हैलाइड। अगर इसमें विनाइलिक पूछा जाता तो ये वाला फिर हो जाता विनाइलिक हैलाइड। क्या हो जाता प्यारे, विनाइलिक हैलाइड। ये पता है ना आपको, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच्ड है तो ये एलाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है, एलाइलिक कार्बन, और इस पे हैलोजन लगा है तो एलाइलिक हैलाइड होगा। यहां पे आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे फ्री वैलेंसी है, तो इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक या विनाइल भी बोल सकते हैं, एलाइलिक या एलाइल भी बोल सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ये कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एलाइलिक पूछा था तो हमारे पास कौन जाएगा, ए वाला फिर जाएगा, दोनों में से सिलेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान से, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे, ब्यूट 4 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, 2 पे इन है। अब मैं नंबरिंग किधर से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो नंबरिंग अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो 2 पे इन है, डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 पे ब्रोमो है, 1 पे आपने ब्रोमीन लगा दिया, यस। उसके बाद कह रहा है 4 पे क्लोरो है, 4 पे आपने क्लोरीन लगा दिया। अब टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कर दो, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करनी है, 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन। ये किसका आंसर हुआ, फर्स्ट वाले का। सेकंड भी यही कर लेते हैं। चलिए सेकंड में कह रहा है अपने पास राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। प्रॉप वर्ड रूट प्रॉप आया, मैथ एथ प्रॉप, 1 इन है तो हमने इसको 1 डाल दिया, 1 2 3, 1 पे इन है, डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 पे है मिथाइल और 3 पे है ब्रोमो। उसके बाद क्या करना है प्यारे, आपको टेट्रावैलेंसी मेंटेन कर देना है। तो 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 4, टेट्रावैलेंसी मेंटेन है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है, यस 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप बनी। तो ये भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से प्रॉपर वे में केवल क्वेश्चंस को एक बार रीड किया करो, बहुत आराम से चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको 10 ईयर के कवर करा देंगे। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। SN1 के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए यहाँ पे प्यारे, कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के टुवर्ड्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और इसमें से भी आपको मैंने ऑर्डर बता ही दिया था, क्या, कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फिर आता है एलाइलिक कार्बोकैटायन, देन टर्सरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड देन सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जिसमें हम लोग
इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे तो ये CCl बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे CX बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये कार्बन 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन आएगा। और स्टेबिलिटी में टर्सरी की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमारे पास कह रहा है इसमें से कौन रिएक्शन फास्ट देगा। अगर मैं इसको A कंसीडर कर लूं, इसको B कंसीडर कर लूं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स SN1 किसकी ज्यादा होगी, A कंपाउंड की ज्यादा होगी देन B। वो कह रहा है Y का आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। तो यहां पे ये कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहां टर्सरी कार्बोकैटायन है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है प्यारे, मोर स्टेबल होता है। तो ये Y का आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब SN2 के टुवार्ड्स, तो SN2 को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। SN2 रिएक्शन के अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउड ज्यादा होगा रिएक्टिविटी वहां पे स्लो होती है। और इसमें आप लोगों ने ऑर्डर भी जान रखा है, क्या होता है ऑर्डर पता है, सबसे पहले CH3X, ठीक है ना, सुपर प्राइमरी आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्योंकि यहाँ पे टर्सरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो रिएक्टिविटी कम होती है टुवार्ड्स द SN2, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको मैं पहला नंबर दे दूं, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो यहां पे बताओ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब मेथड प्रोप ब्यूट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड यहां पे अपने पास क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो यहां पे 1 ब्रोमो पेंटेन है, मान लो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट की, तो ये 1 2 3 4 5 1 ब्रोमो पेंटेन। तीसरा है अपने पास 2 ब्रोमो पेंटेन, तो इस तरीके से आपके पास 2 ब्रोमो पेंटेन, ये आ गया 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। अब आपको वहां पे नाम से चलना है, मैंने नंबरिंग कर दिया, आप नेम के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड की डिग्री देख लें। यहां से एल्किल हैलाइड जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 2 3 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। हाँ सर, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन एक अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। यस सर, ये कार्बन जिस पे हैलोजन लगा हुआ वो कार्बन 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। हाँ सर, आप अब मुझे बता दीजिए कि कहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, टर्सरी में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या होगी, कम होगी टुवार्ड्स द SN2, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकंड वाले की, तो सबसे ज्यादा सेकंड प्राइमरी वाले, फिर सेकेंडरी किस पे है, थर्ड वाले नंबर पे है, और देन फर्स्ट। और आपको यहां पे ये ऑर्डर मिल गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर। सबसे कम वाला कौन था बेटा, यहां पे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2। तो बताओ कौन होगा सबसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, टर्सरी वाले की, मतलब फर्स्ट नंबर पे। उससे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी मतलब थर्ड नंबर पे। सबसे कम इंक्रीजिंग का मतलब ये, इसकी सबसे कम, देन थर्ड, और देन प्राइमरी वाला जो सेकंड नंबर पे। आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देन थर्ड वाला 2 ब्रोमो पेंटेन, देन फर्स्ट वाला 1 ब्रोमो पेंटेन। तो 1 ब्रोमो पेंटेन की सबसे ज्यादा होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इस पे हम लोग स्टार भी लगा लेते हैं। Why are haloarenes less reactive towards the nucleophilic substitution reaction? पहला क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट में है। तो पहले कह रहा है कि हेलोएरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव क्यों है। सब लोग जानते हो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसके बीच में बनता है, CX बॉन्ड के बीच में बनता है ना। और इस वजह से कैसा होता है, लेस रिएक्टिव एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप at ortho and para position in haloarenes increases the reactivity towards the nucleophilic substitution reaction? अब ये लेस रिएक्टिव है, अब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो या तो ड्रास्टिक कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर को हाई करते थे, डाउस प्रोसेस वगैरह आपने पढ़ी थी, और या हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते थे जैसे नाइट्रो। तो मैकेनिज्म भी की है अपने लोगों ने। तो सबसे पहले क्या है कि जब नाइट्रो ग्रुप लगता है तो वो रिंग में प्रेजेंट जो रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज आता है उसको वो स्टेबलाइज कर देता है। ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट जो बनता है ना नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबलाइज हो जाता है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पाई बॉन्ड बनने के बजाय वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है क्या कह रहा है, तो इसका आंसर हमें देना है इन हेलोएरीन देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन CX बॉन्ड। C और X के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बनता है। सबको पता है ना हेलोएरीन इस तरीके से। अगर मैं कोई भी हेलोजन लेता हूं, इसके पास 3-3 लोन पेयर होते हैं ड्यू टू +M। ये जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो यहां से जब डबल बॉन्ड CX डबल बॉन्ड हो जाएगा तो मोर एंथैल्पी, मोर डिसोसिएशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है, पहला। दूसरा, इंक्रीज कैसे होती है रिएक्टिविटी, तो ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन स्टेबलाइजेज क्या कह रहा है, स्टेबलाइजेज द नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑर्थो पे या पैरा पे अगर नाइट्रो ग्रुप आता है तो ये रिंग में आने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, देयरफॉर इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से लेस रिएक्टिव क्यों है, तो बोलोगे हेलोएरीन में जो CX बॉन्ड होता है तो वहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इट इज लेस रिएक्टिव। अब नाइट्रो ग्रुप लगने पर रिएक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि नेगेटिव चार्ज जो इंटरमीडिएट का होता है उसको स्टेबलाइज कर देता है रिंग पर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, हाँ भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH at 443 Kelvin to give the para nitrophenol, whereas chlorobenzene react with the same reagent at 623 Kelvin and 300 atm। तो सबको पता है, देखो अगर मैं बात करूं यहां पे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन जब हम लोग करते हैं एक्वस NaOH के साथ तो वो रिएक्शन हो रही है एट 443 केल्विन पे, और अपने को यहां से क्या मिल रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबको पता है यहां फिनॉल मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इसकी रिएक्टिविटी
बढ़ा देता है तो आसानी से न्यूक्लियोफिल अटैक कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जबकि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में यही सेम रीजेंट जब लेके चलते हैं तो ये रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है, नहीं है, तो रिंग को फिर एक्टिवेट कैसे करोगे? तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप की वजह से रिंग एक्टिवेट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके, और यहां पे इसकी एब्सेंस है, किसकी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो उसको होने के लिए फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हमें यहां पे ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हायर टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान है अपने को, यहां पे बनने को बनेगा क्या? फिनॉल। और होती कैसे थी अगर आपको ध्यान है, सबसे पहले हम यहाँ पे कराया करते थे एक्वस NaOH में NaOH की रिएक्शन कराते थे, ठीक है ना, 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर पे, और ये रिएक्शन होने पर हमें यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिलता था, और इसकी रिएक्शन फिर हम इसको एसिडिफाइड किया करते थे, ठीक है ना, तो देन हमें फिनॉल मिल जाता था इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो रिंग को क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पे रिएक्शन हो जाती है। पर जैसे ही यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पे एब्सेंस हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिंग को जब एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन, हायर टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन को कराने के लिए, अदरवाइज वो लेस रिएक्टिव होती है, बताया था अभी। तो इसको लिखना कैसे, आंसर कैसे देना है, देखो लिखा है बिकॉज द नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सबको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, एंड स्टेबलाइजेज द नेगेटिव चार्ज ऑफ इंटरमीडिएट, किसको स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज, पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, एंड एक्टिवेट द रिंग, इसकी वजह से रिंग क्या हो जाती, एक्टिवेट। दिस मेक्स पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मोर रिएक्टिव है, क्योंकि यहां पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से अलोइंग द रिएक्शन एट लोअर टेम्परेचर, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, अब रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो जाती, तो ये 443 पे हो रही है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले सवाल में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन में यही रिएक्शन सेम रीजेंट के साथ हायर टेम्परेचर पे है, यस, तो क्या आप लिखेंगे, वेयर एज इन क्लोरोबेंजीन लैक्स ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कमी है, किसके लिए, टू एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये रिंग को एक्टिवेट तो कर नहीं पाएगा जब क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है ही नहीं, thus रिक्वायरिंग द ड्रास्टिक कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स। दोनों बातें समझ गए कि यहां पे पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में यही रिएक्शन NaOH एक्वस NaOH के साथ कम टेम्परेचर पे होने की वजह क्या थी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से वहां पे लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है। और अगले वाले क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप एब्सेंस है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो रिंग को एक्टिवेट नहीं कोई कर पाएगा। तो जब रिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है क्या, ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हायर टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कैसे लिखना वो भी बता दिया। नेक्स्ट अगला है, ये भी अच्छा है ना, गिव रीजन, वही उसका सेकंड पार्ट है, मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोईथेन react with KCN is propaneditrile while with AgCN it is ethyl cyanide, सबको पता है। अगर मैं बात करूं क्लोरोईथेन की, तो क्लोरोईथेन क्या होता है, C2H5Cl, क्लोरोईथेन, दिस इज क्लोरोईथेन। और वो कह रहा है इसकी रिएक्शन अगर हम KCN से कराते हैं तो सबको पता है ये आयनिक इन नेचर का होता है, तो यहां पे क्या बनता है, साइनाइड अटैक करेगा, यहां क्या अटैक करेगा, साइनाइड फ्री। साइनाइड जो होता है उसमें जो कार्बन है वो कार्बन कैसा होता है बेटा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ साइनाइड अटैक करता है, क्यों, आयनिक नेचर का होता है। जबकि इसी की रिएक्शन AgCN से हम करा दें तो ये कोवलेंट नेचर का होता है, इसके पास फ्री, नाइट्रोजन के पास फ्री क्या होते हैं, लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि अटैक करके क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो यहां पे C2H5NC मिलता है, तो इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है।
और यहां पे इसको बोलते हैं इथाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? इथाइल साइनाइड। और जो ऊपर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है यहां पे, वो इसका क्या है प्यारे? वो इसका IUPAC नेम है। तो इसी को अगर आप देखेंगे और करके मैं दिखा देता हूं, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 2 3 इस तरीके से। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगली बॉन्डेड हुए तो एन। सर सिंगल कहाँ है? यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड है। पर प्यारे वो नाइट्राइल जो साइनाइड है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम 1 पे नाइट्राइल लगा दें, सीधा नाइट्राइल बोल दें, तो इसको प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। तो यहां पे इसके आयनिक नेचर की वजह से यहां साइनाइड आयन फ्री होता है अटैक करने के लिए, कार्बन इसका जो होता है उस साइड से अटैक होता है, क्योंकि साइनाइड एक एम्बिडेंटेट क्या होता है? रीजेंट है। अब एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है तो इसके पास पॉसिबिलिटी होती है ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अब कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होता है? स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होता है इन आयनिक नेचर में। और जब कोवलेंट नेचर का कोई जुड़ा होता है CN के साथ तो फिर वो बॉन्डेड होता है, तो फिर फ्री जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं फिर उस साइड से अटैक करके आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसको कैसे लिखना है आपको? आंसर को देखें यहां पे क्या कह रहा है? इट इज बिकॉज KCN इज आयनिक इन नेचर, बताया अभी, एंड प्रोवाइडिंग अ फ्री साइनाइड आयन। क्या प्रोवाइड कराता है? KCN कैसा होता है? आयनिक इन नेचर, जो प्रोवाइड कराता है साइनाइड आयन दैट अटैक्स वाया इट्स मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये किसके थ्रू इस पे अटैक करता है? मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के थ्रू, मतलब कार्बन की साइड से अटैक होता है इसमें। ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है? टू फॉर्म प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। While AgCN क्या है? इज कोवलेंट इन नेचर एंड ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इस साइड से अटैक होता है और इस तरीके से यहां पे आइसोसाइनाइड मिलता है। नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट इथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। मतलब यहां पे KCN आयनिक नेचर का होता है, AgCN कोवलेंट नेचर का होता है, यहां पे प्रोवाइड होता है साइनाइड फ्री साइनाइड आयन, जिसमें से यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है अपने पास? कार्बन माइनस। यहां पे कार्बन जो फॉर्म करता है क्या बेटा? प्रोपेन नाइट्राइल। और यहां पे AgCN में क्या होता है? ये कोवलेंट नेचर का होने की वजह से यहां इसके पास क्या अवेलेबल होते हैं? नाइट्रोजन के फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर, वो इस पे अटैक करके क्या करना बना लेते हैं? आइसोसाइनाइड बना लेते हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखना है आंसर वो भी मैंने बता दिया। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोर रैपिडली, यहां पे मोर रैपिडली, तो बाय SN2 रिएक्शन एंड वाई। ठीक है। तो देखें ये 2 दिए हुए हैं अपने पास, A और B। मैं नंबरिंग कर ले रहा हूं जिससे कंपाउंड बनाने में टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है। तो कह रहा है दोनों में से SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा? तो SN2 का अभी मैंने बताया था रिएक्टिविटी जो SN2 के टुवर्ड्स होती है वो क्या होती है? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। यहां पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ। कैसा हुआ? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। जबकि यहां ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा फास्टर होगी टुवर्ड्स द SN2? बताओ। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहां पे 3 बल्कि ग्रुप लगे, यहां पे 2 साइड से बल्कि ग्रुप लगे, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है? यहां लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। ये कैसा है? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। अब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, दैट्स वाई ये कैसा होगा? मोर कैसा होगा बेटा? ये रिएक्ट कैसा करेगा? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो B ग्रेटर A ऐसे लिखेंगे। उसने पूछा था दोनों में से SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तो B वाले की। क्यों है? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। ड्यू टू वाई भी लगा ना, इसलिए लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ध्यान देना, यहां किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का बेसिस बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास से भी आप देख लेते हो। अब यहां पे एल्किल हैलाइड हैं, तो यहां पे एल्किल हैलाइड कौन कौन से हैं आप देख रहे हो? यहां पे ये नॉर्मल चेन बन रही है 1 2 3 4 कार्बन की। यहां भी टोटल कितने कार्बन हैं आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ही हैं। यहां पे 1 2 3 4। यहां भी कितने हैं? अपने पास 4 ही कार्बन है। ठीक है। यहां पे 4 हैं, मतलब
टोटल नंबर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे का आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। यहां पे अपने पास दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल चेन है, ये क्या है? एक नॉर्मल चेन है, ठीक है, ये नॉर्मल चेन है। ये क्या है? एक आइसो है। ये क्या है? एक बोलो टर्सरी ब्यूटाइल है ब्रोमाइड, तो ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी लगातार, ये सभी क्या है? आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। ये एक नॉर्मल चेन है, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये नॉर्मल ब्रोमाइड है। अगर मैं नाम भी लिख दे रहा हूं तो आप क्या लिखेंगे? ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है सर। ये क्या है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ये भी तो ब्रोमाइड है ना, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहां पे लिखेंगे नॉर्मल चेन में क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल दो, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वैसे क्या बनाते? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब अपने को पता है आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जैसे से ब्रांचिंग बढ़ती है। यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, यहां पे आपके पास ब्रांचिंग हो जाएगी। अगर 1 2 3 करेंगे तो एक ब्रांचिंग आ जाएगी। यहां पे अगर आप 1 2 3 करेंगे तो अपने पास 2 ब्रांचिंग आ रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे से नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सबको पता है एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस क्या होगा? ब्रांचिंग बढ़ने पर मॉलिक्यूल अटेन a spherical shape, स्पेरिकल शेप। मॉलिक्यूल अटेन क्या कर लेता है? स्पेरिकल शेप, जिसकी वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यस, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है। अगर इसकी नंबरिंग कर लें A, B और C, तो ब्रांचिंग सी में ज्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज्यादा की हो। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? सी का, देन किसका होगा? बी का, देन किसका होगा? ए का। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड में एज ब्रांचिंग को हम जब बढ़ाते, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल अटेन आ स्पेरिकल शेप्स, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? आइसोमर है। तो वैसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम अलग अलग होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट से भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN1 रिएक्शन एंड वाई। अब SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स भी हम पढ़ चुके हैं। SN1 रिएक्शन डायरेक्टली क्या होता है बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो इसमें CX बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकैटायन बना लिया करो। ये कैसा हो रहा है? ये 3 से जुड़ा तो टर्सरी कार्बोकैटायन है। यहां पे इस ब्रोमीन को हटाएंगे तो ये कैसा मिलेगा? ये 1 से जुड़ा हुआ तो प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है टुवर्ड्स SN1 तो किसकी ज्यादा होगी? टर्सरी वाले की। अगर मैं इसको A लिख दूं, इसको B लिख दूं, तो A की ज्यादा होगी B से। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। ये रीजन वाई भी पीछे लगा हुआ है, इसलिए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का पूछा गया है। देख लें, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है ना। A को अगर मैं देखूं तो A में क्या कह रहा है? ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म आपको ध्यान होता है। ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHBr3। ओके, यहां पे कह रहा है डाइब्रोमोमीथेन। क्या है? डाइब्रोमोमीथेन। तो 2 ब्रोमीन लगे हैं मीथेन पे, तो CH2Br2। अगला है क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन क्या होता है? CH3Cl। मोनोक्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म को ही बोलते हैं, नहीं सॉरी, मोनोक्लोरोमीथेन बोलते हैं CH3Cl। ब्रोमोमीथेन क्या होगा बेटा? ब्रोमोमीथेन वाला CH3Br। अब बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या ध्यान रखना? जिसका मोलर मास जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो यहां पे मोलर मास में आप देखेंगे कार्बन की संख्या, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्लोरीन ब्रोमीन में आ जाए
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का मोलर मास ज़्यादा होता है। अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ब्रोमीन का मोलर मास कैसा होता है, ज़्यादा होता है देन क्लोरीन के मोलर मास से। सबको पता है, बोलो यस और नो। मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज लेसर देन मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। ये 80 समथिंग होता है, 35.5 होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का लग सबसे कम आएगा सी, उससे ज़्यादा। अब एक ब्रोमीन लगाए, ठीक है, तो जाएंगे डी की ओर। 2 ब्रोमीन लगे तो जाएंगे बी की ओर। यहाँ 3 ब्रोमीन लगे तो जाएंगे ए की ओर। किसी के मन में आया सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 यूनिट मास है और ब्रोमीन 80 यूनिट लेके आ रहा है, तो 1 यूनिट कम कर रहे हो, 80 यूनिट ला रहे, 70 यूनिट का 79 यूनिट का प्रॉफिट मास में हो रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे क्लोरीन का सबसे कम, फिर 1 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन, तो इस तरीके से मोलर मास बढ़ेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बोलो यस और नो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है which compound in the given pair would undergo SN2 reaction at a faster rate and why। SN2 reaction अभी बताया, देखो कितने सारे सवाल आते हैं SN2 में। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें A क्या दिया है मेरे पास, आइडोइथेन, और B क्या दिया है, मान लो अपने पास है, B को मान क्यों लो दिया हुआ है, B मानते हैं हम, कंसीडर कर लिए A और B, ब्रोमोइथेन। तो ये मेरे पास दिए हैं, कह रहा है SN2 के टुवार्ड्स SN2। देखो RX की रिएक्टिविटी तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, और RX की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ऑफ RX। अब वो टुवार्ड्स SNO टुवार्ड्स SN2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है कि हमारे पास RF से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, बोलो R क्लोरीन, फिर R ब्रोमीन, फिर R आयोडीन। अब अपने को पता है इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, अपने पास रिएक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहां से कार्बन और हेलोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, बढ़ रही है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही। तो जब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपको पता है कि इधर से इधर चलने पर CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और जितना CX बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होती है, तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। लार्जर साइज का बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो इस तरीके से हम लोग, जो बॉन्ड एनर्जी कम है तो कम एनर्जी में टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें फिर हम ऐसे देखते हैं, तो इसमें देखेंगे I का साइज ज्यादा होता है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो यहाँ पे हम A की ओर चलेंगे। A की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, B से। और Y कह रहा है ड्यू टू बोलेंगे क्या, ड्यू टू लो बॉन्ड एंथैल्पी, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, वापस से आ गया ब्यूटेन। सब लोगों को पता है, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये यहाँ पे मैंने इसको A माना, इसको B, इसको भी कर लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आ जाओ बेटा, सेकंड में A क्या है, ब्यूटेन, मैथ है प्रॉप ब्यूट। B क्या है अपने पास, B क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन कर लो, 1 पे ब्रोमीन लगा दो, ब्यूटेन और 1 पे ब्रोमीन, ठीक है। अगला 1 आइडो ब्यूटेन, 1 आइडो ब्यूटेन लो, 1 आइडो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, तो 1 पे क्लोरो ब्यूटेन, यही तो है ना। तो सबसे पहले देखो भाई क्या पूछ रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आप सबसे पहले देखेंगे ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन अपने पास हैं, ठीक है, ये है। अब इनमें तो हेलोजन भी ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, A का होगा। यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज्यादा की ओर चलेंगे। फिर जिसका मोलर मास ज्यादा है, का 4 कार्बन सबके पास है, मोलर मास किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर Cl का होता है, सबसे ज्यादा आयोडीन का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अरे बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब C का सबसे ज्यादा है, फिर किसका होता है, Br मतलब B का, फिर आएगा D, इस तरीके से। इसमें तो CX बॉन्ड लेंथ है, अब यहाँ पे बॉन्ड वो रिएक्शन फास्टर नहीं देखनी है, अब देखना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मोलर मास देख लो, तो मोलर मास जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अभी बताया था पीछे मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन सबको पता है, इधर देखो, आइसोमेरिक
डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं, आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो यहां पे मेरे पास एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन सकता है, एक मेरे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बन सकता है 1,3 पोजीशन पे, और एक मेरे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन सकता है। अब कह रहा है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, तो मैंने पहले ही लेक्चर में, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा वहां पे मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का बताना है और मेल्टिंग पॉइंट का बताना है। बॉइलिंग पॉइंट का बताना है और मेल्टिंग पॉइंट का बताना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने क्या बताया था, मोप, मोप का मतलब ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, तो सबसे ज्यादा होता है मोप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है पैरा का ड्यू टू सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट होता है मापो, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो मापो ऑर्थो का ज्यादा, फिर पैरा, देन मेटा। और इस चीज का जिक्र हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में भी किया था, ध्यान करो, ठीक है। देखेंगे इसका सेकंड पार्ट और दिया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। सबको पता है हेलोएरिन में जो हेलोजन एटम अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो क्या शो करता है, +m या +r, उसके साथ साथ वहां -i भी लग रहा होता है। तो -i की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा करता है, +m की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कम कर पाता है। तो प्रीडोमिनेंट कौन होता है, -i। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते पे बताया था कि यहां पे जो हेलोजन अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, यहां पे इसका एक तो -i और +r दोनों लगता है, ठीक है ना, -i और +r। तो अगर मैं बात करूं +r की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देता रिंग की ओर कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पर इसकी विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मतलब यहां पे -i डोमिनेट करता है किस पर, +r पे। तो ओवरऑल रिंग कैसी हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट। तो इसको कैसे लिखना है, चेक करेंगे। इन हेलोएरिन -i डोमिनेट करता है +r पे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय। सो रिंग गेट्स डीएक्टिवेट, रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होता है, कहां अटैक करना प्रेफर करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो इसका मतलब अब वो रिएक्शन कैसे होगी, स्लोली। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन, एक बार फिर से, हेलोएरिन में जो हेलोजन होता है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वहां पे -i डोमिनेट करता है +r पे, जिसकी वजह से क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। दैट मींस बेंजीन रिंग की ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से रिएक्शन कैसे हो जाती है, स्लोली होना स्टार्ट हो जाती है, और रिएक्शन कराने के लिए हमें मोर ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना आप लोग बोर्ड के लिए। चलते हैं, यहां से हमने ये क्या किया था, फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट वैसे इधर लिखा हुआ है, फिर भी चेक कर लें, ठीक। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को रीड किया करो। एक एल्किल हैलाइड ए है, मैपिंग भी करते चलो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl है। तो आप सबसे पहले ए बनाएंगे, एक कंपाउंड ए है जो कि एल्किल हैलाइड है, आपने इसका नाम एल्किल हैलाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया प्यारे, C6H13Cl है। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, बढ़िया।
कह रहा ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। बढ़िया। गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स, 2 आइसोमेरिक एल्कीन मिलता है, एक B और एक C। ये दोनों क्या हैं, आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या है, B एंड C क्या है, आइसोमेरिक एल्कीन है। ये दोनों क्या है मेरे पास, आइसोमेरिक एल्कीन है, और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है। ठीक है, मैं क्योंकि यहीं पे सॉल्व भी करूंगा तो मैं इसको बता दे रहा हूं, B एंड C क्या अपने पास दिए हैं और लिखा हुआ है, फिर क्यों लिखने की जरूरत है। B एंड C क्या है, आइसोमेरिक एल्कीन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12 और CnH2n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन होता है। अब यहां पे कह रहा बोथ एल्कीन्स ऑन हाइड्रोजिनेशन गिव्स 2,3, दोनों एल्कीन का क्या होता है, इन दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन के दौरान हमें क्या मिल रहा है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहां पे मिल रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन यहां पे अपने को मिल रहा है। ठीक है, कह रहा राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC। देखो सबसे पहले मैपिंग की, उसमें कह रहा है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, एल्कोहलिक पोटास KOH से करा रहा है। जिसके बाद वो कह रहा है इससे मिल रहा है हमें 2 आइसोमेरिक एल्कीन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है, और इनका हाइड्रोजनेशन कराने से हमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिल रहा है। तो कह रहा है ABC को आइडेंटिफाई करो। बहुत सिंपल है, पर इस सवाल को अगर किसी बच्चे ने सॉल्व करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से अनुमान लगाते हुए कि एल्किल हैलाइड पहले 6 कार्बन का बना लेते हैं, नहीं प्यारे, जहां पे हमें कोई कंपाउंड गिवन हो जिसका नाम स्ट्रक्चर कुछ पता चल जाए, हमें सवाल उधर से सॉल्व करना चाहिए। तो ये अब डाउन टू अप की ओर चलेंगे। तो पहले तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताओ, सबको पता होना चाहिए। ब्यूटेन का 4 कार्बन की वर्ड रूट है, तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है, यस। 2,3 पे अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो 2,3 पे डाइमिथाइल लगा, 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो ये 2,3 डाइमिथाइल हो गया। अब इसकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन कर लो, एक कार्बन है तो 3 टेट्रावैलेंसी 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 1 2 3, एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 1 है तो 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी होगी। तो ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें अगर इन दोनों का हाइड्रोजिनेशन करके ये मिला है, तो रिवर्स सोचो कि डीहाइड्रोजिनेशन कर दो, क्या कर दो, डीहाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन कहां से कर सकते हो, हाइड्रोजन कहां से रिमूव करें, तो एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड में मोर सब्स्टिट्यूएंट कहां मिलेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन को हम लोग हटाते हैं। तो यहां पे एक एल्कीन हम बना रहे हैं CH3, C पे लगा है CH3 और यहां पे डबल बॉन्ड कर देंगे CH3 और ये आ जाएगा CH3। हमने क्या किया प्यारे, बताओ क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिए और इनकी जगह पे किसका फॉर्मेशन आ गया, पाई बॉन्ड का। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो यहां डिहाइड्रोजनेशन हो गया, रिवर्स चल रहा है इसलिए। और एक बार बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, सर इन दोनों जगह से हटाओ, ये जगह और ये जगह पोजीशन फिक्स है, क्योंकि इधर से काउंटिंग करते तब भी 1 2 3 4 करने पे 2 पे और 3 पे ही डाइमिथाइल आता, तो ये दोनों पोजीशन सेम है। अब यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही चीज है। तो यहां से अगर मैं करता हूं, एक हाइड्रोजन यहां का, एक हाइड्रोजन यहां का, तो क्या मिलेगा अपने को, बोलो, एक हाइड्रोजन। तो यहां पे कौन सी एल्कीन मिलने वाली है बताओ, यहां पे मिल जाएगा CH3C, CH3, यहां का H वैसे ही वैसा है, सिंगल बॉन्ड CH3। अब प्यारे जो ये H और ये H अगर रिप्लेस करेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और यहां रह जाएगा CH2। तो 2 टाइप की एल्कीन बन गई और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के फिक्स हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन होंगे, 3 3 6 3 9 2 3 12, यहां भी फिक्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों कैसे हैं, आइसोमेरिक एल्कीन मिल गई। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को मेजर बोलते हैं। तो ये वाला एल्कीन देखो, इससे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब ये मेजर एल्कीन होगी, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पर उसने मेजर माइनर नहीं पूछा था, पूछा था ABC बताओ। ठीक है, अच्छा तो अब उल्टा सोचो, एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, एल्कोहलिक KOH का काम होता है बीटा एलिमिनेशन करना, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना, मतलब HX निकालना। तो HX निकाल के ये मिला होगा, तो HX इसमें ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, सिंपल। तो HX ऐड करेंगे तो यहां पे हम HX को ऐड करें इस तरीके से, तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने इसमें ऐड करना स्टार्ट किया HX, तो CH3 C CH3, यहां पे CH3 मैंने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके HX ऐड किया और ऐड भी कैसे किया, H यहां X यहां,
सर ऐसे क्यों किया, x इधर h इधर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं यहां से HX निकालूंगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, और एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि यहां से H और यहां से X निकालूंगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब दोनों एल्कीन मिल जाएंगी। इधर X रखता तो इधर डबल बॉन्ड बनाना पड़ता, ठीक है ना। तो चले, इतना आपको आया तो मैंने यहां पे ये बना लिया। अब इसी को नाम भी बताना पड़ेगा, ABC क्या है ये अपने पास। तो अगर मैं इसको सही से देखूं तो ये मेरे पास क्या बन चुका है प्यारे, CH3 CH, और ये मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे C, यहाँ पे X, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक मिथाइल यहाँ पे है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद इनके नाम बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या नाम बनेंगे। इसका नाम क्या बनाओगे? इधर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे हेलोजन और मिथाइल दोनों आ रहे हैं, इधर मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इधर पास में 2, ये चलेंगे 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? देखें, ये हेलो है, क्या है? हेलो। और फिर उसने नाम तो पूछा ही नहीं है, राइट द स्ट्रक्चर पूछा है ना। हेलोजन में अगर मान लो यहाँ Cl दिया है, Cl दिया है, यस दिया है, तो फिर हम Cl लेके चलेंगे यहाँ पे प्यारे। यहाँ क्या लेके चलेंगे? Cl। ये हेलोजन फिर मेरे लिए कौन सा है? Cl। तो यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं, ये आ गया Cl। अब बता दो नाम। तो 2 पे क्लोरो है, यस, फिर 2 और 3 पे 2 मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ये बन गया बेटा कौन? A। आ जाओ बेटा B की ओर। B कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग, कलर चेंज कर लो जिससे दिखाई दे। चलो यहां से नंबरिंग कर लेंगे, दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है, तो 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ब्यूट 2 पे ईन लगाए तो 2 ईन। ये आ चुका B। C की ओर आ जाओ। C क्या है? नंबरिंग इधर मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास में आ रहा है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, 3 4। तो 2 3 यहां पे क्या आएगा? डाई मिथाइल, और यहां पे आ जाएगा ब्यूट 1 ईन। तो इस तरीके से अपने पास आइडेंटिफाई हो गए A B एंड C, ये तीनों, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो आइसोमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी मैं करा चुका कईयों बार। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? पैरा का। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ऑर्थो। तो वही लिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का और मेल्टिंग पॉइंट पैरा का क्यों ज्यादा है। तो इसका आंसर कैसे देना है देखें। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा? बिकॉज लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन is higher than para dichlorobenzene due to there will be stronger dipole interaction. There will be stronger dipole interaction. तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है देन पैरा, वाइल कह रहा पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? वाइल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो आइसोमर is due to symmetry and better, and it is perfectly fit into the
into the crystal lattice। ध्यान दें, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है देन मेटा एंड पैरा। जबकि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पैरा वाले में दोनों क्लोरीन कहां होते हैं? 1,4 पोजीशन पे। तो ड्यू टू बेटर सिमेट्री इट इज फिट परफेक्टली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। तो ये वाले सवाल आपको आने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कह रहा ऑक्सीडेशन, पहला कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट। सबको पता है CH, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH-Cl3। एयर के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से एक क्या मिल जाता है प्यारे? पॉइजनस गैस मिलती है जिसका क्या नाम होता है? कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस, और साथ में HCl फ्यूम। तो इसको बैलेंस कर लो, 2 यहां पे कर देंगे, 2 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 यहां पे। तो ये मेरे पास क्या होती है? एक फॉस्जीन गैस यहां से ऑब्टेंड होती है। इसी वजह से हमेशा लेबोरेटरी के अंदर क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया जाता है डार्क कलर बोतल के अंदर। ध्यान रखना, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? सनलाइट या मॉइस्चर से। चलिए नेक्स्ट, सेकंड कह रहा है रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3। क्लोरोबेंजीन ये है, इसकी रिएक्शन प्यारे करना है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो AlCl3 सबको पता वर्क फंक्शन कि ये क्या होता है? ये प्यारे लुईस एसिड है। ये क्या होता है? ये लुईस एसिड। और लुईस एसिड का वर्क क्या होता है? लुईस एसिड का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है? मैकेनिज्म सब लोग कर चुके हैं, केवल यहां पे रिएक्शन पूछी गई तो इलेक्ट्रोफाइल यहां मिथाइल कार्बोकैटायन मिलेगा। और ये प्रेजेंट है, जो ये क्या बताता है कि सर हम है +M। +M की वजह से ये कैसा होता है? सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो पे भी भेजेगा और पैरा पे भी भेजेगा, जिसमें 2 प्रोडक्ट आपके बनने में आएंगे। तो यहां से मेरे पास क्या मिलेगा? यहां से मेरे पास क्लोरीन के साथ एक बार मिथाइल ऑर्थो पे जाएगा और एक बार मिथाइल हमारे पास पैरा पे आएगा। और इस तरीके से इनका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोटोलिन और ये 4-क्लोरोटोलिन, जिसमें से ये कैसा होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से माइनर प्रोडक्ट होगा और ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेटा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन है? 4-क्लोरोटोलिन। यस, ओके। नेक्स्ट, हाँ भाई, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फिर से रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। तो पहले का आंसर क्या दोगे? ये कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पैरा प्रोडक्ट पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं मेजर होते हैं। जैसे अभी वाले इस वाले क्वेश्चन में कौन मेजर है? पैरा वाला। ये क्या है? पैरा क्लोरोटोलिन बोल दो या 4-क्लोरोटोलिन। तो ये मेजर क्यों है? अब ये पूछ रहा है, तो इसमें बोल सकते हो ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है ना? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होती है? लेस होती है, और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस मोर होता है, तो ये मोर कंपोजिशन में मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तो पीछे तो वही लगा दोगे ना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, या ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हो। अब इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द SN1, मतलब SN1, ठीक है ना, रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर। तो क्या बोलोगे? यहां पे भी रीजन दे दो, सबको पता है क्या? ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, एंड विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड as well as
planar as well as planar in structure. अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब इसकी किस तरीके से दिखता है आपको पता ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब प्लेनर स्ट्रक्चर तो आने वाला न्यूक्लियो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करने पर क्या मिलेगा, रिटेंशन मिलता है, बैक साइड से अटैक करने पर क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। दोनों कैसे मिलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर मिलते हैं, इक्वल रेशियो में मिलते हैं, तो उसी को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसी चीज को लिखना है ना। चलो तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। सो यहां से देयरफॉर क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या दिस अलाउ, ऐसे लिख दो, दिस अलाउज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम either front or back side, ठीक है। दिस अलाउज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आइदर फ्रंट एंड और बैक साइड, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस क्या हो जाएगा, हेयर रेसिमाइजेशन अकर्स, रेसमाइजेशन अकर्स का मतलब क्या हुआ, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, तो हेयर रेसमाइजेशन अकर्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन थे, आप इनको भी देख लें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है नेम द सुइटेबल एल्कोहल एंड रीजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा ठीक है, पहले को देखते हैं। 2-chloro-2-methyl प्रोपेन ऑब्टेन हो रहा है, तो सुइटेबल एल्कोहल एंड रीजेंट मतलब यहां पे एक एल्कोहल है, इसका नाम आपको बताना है, और कह रहा उस रीजेंट का नाम बताना है जिन दोनों की रिएक्शन होने से यहां पे 2-chloro-2-methyl और क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। हमने कहा अच्छा रिवर्स सोचो फिर से, यहां से 2-chloro-2-methyl प्रोपेन मतलब मैथ है प्रोप, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, ठीक है। कह रहा है एल्कोहल बताओ, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है, यहां पे क्या लगा देंगे OH। रीजेंट कौन हो जाएगा प्यारे, ल्यूकास रीजेंट। यहां पे क्या होगा, HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये हाइड्रेशन करके H2O प्लस बनाएगा, बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटायन जनरेट करेंगे, रीअरेंजमेंट देखेंगे, Cl आ जाएगा। तो ये मेरे पास कौन आया, जिस पे एल्कोहल लगा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्सरी मेथड प्रोप ब्यूट, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो एल्कोहल का नाम हुआ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। IPAC नेम बनाना होगा तो प्यारे कैसे बनाओगे, मेथड प्रोप, तो 2 पे मिथाइल है और ये ऑल लगा हुआ है, तो इसका नाम IPAC नेम क्या बनाओगे, 2-methyl मेथड प्रोप प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है, ऑल, ठीक है। और ये रीजेंट कौन सा है, रीजेंट नेम क्या है बेटा, ल्यूकास रीजेंट, इसका नाम क्या है, ल्यूकास रीजेंट। तो ये अपने पास दोनों के आंसर हैं। एल्कोहल कौन सा है, एल्कोहल का नाम, रीजेंट का नाम। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन हैज अ हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई। देखो एक है क्लोरोमीथेन और एक है फ्लोरोमीथेन। तो वैसे तो डायपोल मोमेंट में यार आपने को ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होता है, किसका, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है बताओ। सबसे ज्यादा CH3Cl, देन CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I। अब आपने कहा कि वैसे तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन आता है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसकी वजह है कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है Q/D का। यहाँ पे वजह क्या हो जाती है, यहाँ दोनों में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, अगर ऑर्डर ऑफ म्यू का बताएं तो किसकी ज्यादा बेटा, A की ज्यादा है B की, मतलब A की ज्यादा B से, क्लोरोमीथेन की ज्यादा फ्लोरोमीथेन से। उसकी वजह क्या है यहाँ पे कि CCl जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डोमिनेट कर जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन पे। तो यहाँ पे बिकॉज
इट इज ड्यू टू बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इज डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डोमिनेट कर जाता है CCl की बॉन्ड लेंथ। तो दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी उसका डायपोल ज्यादा होना चाहिए, वो तो एक सिंगल फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर इसकी डिस्टेंस भी होती है, चार्ज के साथ डिस्टेंस। तो चार्ज वाइज ये, डिस्टेंस वाइज CCl ज्यादा। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो होता है वो CH3Cl का ज्यादा होता है, इस वजह से इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द फॉलोइंग haloalkanes are hydrolyzed in presence of aqueous KOH। following haloalkanes are hydrolyzed in presence of aqueous KOH। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं। which of the above is most likely to give an inverted प्रोडक्ट। अच्छा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कौन देता है, सबको पता होना चाहिए भैया। SN2 मैकेनिज्म थ्रू हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, और रेसमाइजेशन किसके थ्रू मिलता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू मिलता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। अब इसमें SN1 मिलेगा तो SN1 में रिएक्शन किसकी फास्टर होती है, स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकैटायन को, और यहां देखते हैं हम लोग लेस स्टेरिक हिंडर्ड होना चाहिए। तो मेरे पास पहला है अपने पास क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, मैथ है प्रोब्यूट, और यहां पे लगा दो क्लोरो, तो 1 2 3 4। दूसरा क्या है अपने पास, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मैथ है प्रोप 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये 1 2 3। अब आप खुद से बताओ, पहली बात तो ये वाला हैलाइड जिस कार्बन पे लगा वो कार्बन अदर से 1 से जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी RX है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। और ये हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट के लिए किसका ज्यादा होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट कौन बनाएगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम होगी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और पीछे Y भी लगाया, क्या जस्टिफाई करो तो बोल दोगे ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और इसमें पूछा, अब एक ही बचा हुआ है, SN1 कौन देगा, जिसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन टर्सरी वाले की। तो इस Cl को हटाने पर यहां प्लस मिलेगा, तो टर्सरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। यहां से टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। और ये कैसा मिलेगा, यहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो इसमें कार्बोकैटायन चेक करेंगे, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये वाला जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां आंसर अपने पास आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। अब यहां पे जस्टिफाई क्या करके दोगे, ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है ना, दोनों का आंसर अपने को पता चल गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इसके कंटिन्यू करेंगे इसी को नेक्स्ट पार्ट के अंदर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी और इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, तो लगातार आप इससे जुड़े रहिएगा और इन सवालों को घर पे बैठ के विधिवत तरीके से आपको केवल रीड करना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। घर पे रह के स्वस्थ मन से पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।